हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम जानते हैं कि जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। जनन होता है अपनी समान जीवों की उत्पत्ति, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। इस जनन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन, जिसमें नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है, आवश्यक होता है। यहाँ पर हमें मानव का जनन पढ़ना है। मानव जनन में जनन किस प्रकार का होगा, फर्स्ट चैप्टर में हम देख चुके हैं। अलैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो हम जानते हैं कि मानवों में, मनुष्यों में लैंगिक जनन होगा। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनेगा और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा। नर जो है वो नर युग्मक बनाएगा, मादा मादा युग्मक बनाएगी और दोनों के संलयन से युग्मनज बनेगा और भ्रूण का निर्माण होगा। यहाँ पर नर कौन होगा? नर होगा पुरुष और मादा होगी स्त्री। हम जानते हैं कि युग्मक निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। पुरुष और स्त्री में 46 गुण होंगे, पुरुष में भी 46 होंगे, स्त्री में भी 46 होंगे। और जब युग्मक निर्माण होगा तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होती है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण होता है। नर नर युग्मक बनाएगा और स्त्री मादा युग्मक बनाएगी। हम जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनी हुई संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जैसे यहाँ पुरुष और स्त्री में 46 गुणसूत्र हैं, तो बनने वाले युग्मकों में मात्र 23 गुणसूत्र ही होंगे। 23 गुणसूत्र मादा युग्मक में और 23 गुणसूत्र इस नर युग्मक में होंगे। इन दोनों के फलस्वरूप जो जाइगोट बनेगा, जो युग्मनज बनेगा, उसमें गुणसूत्रों की संख्या पुनः 46 हो जाएगी। 23 गुणसूत्र नर के और 23 गुणसूत्र मादा के, इन दोनों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होगा। तो यहाँ गुणसूत्रों की संख्या पुनः 46 हो जाएगी। इसी युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा और ये भ्रूण ही जीव की उत्पत्ति करेगा। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के बारे में देख लेते हैं कि इस लैंगिक जनन में क्या क्या होता है। लैंगिक जनन में पहली जो घटना होती है उसे निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। निषेचन से पहले जो क्रिया होती है, निषेचन में हम पढ़ते हैं कि युग्मकों का संलयन होता है, लेकिन इस निषेचन से पहले क्या होता है, युग्मकों के संलयन से पहले क्या होता है? युग्मकों के संलयन से पहले दो घटनाएं होती हैं। इसमें होगा युग्मकों का निर्माण, युग्मक कैसे बनेंगे, और दूसरा होगा युग्मक स्थानांतरण, युग्मक बनने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाएंगे। दूसरी घटना होती है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। इस प्रक्रिया में हम पढ़ चुके हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मकों का संलयन होता है। तीसरी घटना होती है निषेचन पश्च घटना। तीसरी घटना होती है निषेचन पश्च घटना। इसमें भ्रूण का विकास होता है। युग्मनज बनने के बाद निषेचन से जिस युग्मनज का निर्माण होता है, जिस जाइगोट का निर्माण होता है, उसका आगे किस प्रकार से विकास होता है, किस तरह भ्रूण बनेगा, इस घटना को हम निषेचन पश्च घटना में पढ़ते हैं। जो इस पाठ में हमें पूरी प्रक्रिया को पढ़ना है कि युग्मकों का निर्माण कैसे होगा, उसका स्थानांतरण कैसे होगा, युग्मकों का संलयन कैसे होना है और भ्रूण का विकास किस प्रकार होगा। इसके लिए हमें युग्मक निर्माण के साथ ही युग्मकों का निर्माण जिन अंगों में होना है उसकी संरचना भी पढ़नी होगी। यहाँ पर लैंगिक जनन में होने वाली प्रमुख घटनाओं में पहली घटना निषेचन पूर्व घटना, युग्मकों का निर्माण। यहाँ पर युग्मक निर्माण होने हैं तो नर में युग्मक निर्माण होगा, उसे कहते हैं शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। तथा मादा जो युग्मक बनाती है, मादा में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जनन से शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रक्रिया में नर युग्मक शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है। इस शुक्र जनन की प्रक्रिया को समझने के लिए पहले हम नर जनन अंगों के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ये कैसे होते हैं और क्या होता है। इस नर जनन अंग तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन,
अब आप सोचेंगे कि ये प्राथमिक लैंगिक अंग क्या हुआ। प्राथमिक लैंगिक अंग उन अंगों को कहते हैं जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है। जिन अंगों में युग्मकों का निर्माण होगा वे अंग ही प्राथमिक लैंगिक अंग कहे जाएंगे। जैसे नर में शुक्राणु जनन किस अंग में होना है, तो हम जानते हैं कि नर में शुक्राणुओं का जनन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया वृषण में होती है, तो वृषण इसका प्राथमिक लैंगिक अंग हुआ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हुआ। इसी तरह मादा में जो अंड जनन की प्रक्रिया होती है वह अंडाशय में होती है। इस अंड जनन की प्रक्रिया को उसमें oogenesis कहते हैं। तो वहाँ गैमेट्स का निर्माण अंडाशय में हो रहा है, तो मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय होगा। दूसरा है सहायक या द्वितीय लैंगिक अंग, एक्सेसरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सहायक अंगों को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है सहायक नलिकाएं, रीट, टेस्टिस, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी। आप यहाँ एक बात के लिए ध्यान देंगे कि ये जिस क्रम में बता रहे हैं वैसे ही याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि शुक्राणु जब टेस्टिस में वृषण में बनते हैं तो जिन नलिकाओं द्वारा आगे बढ़ते हैं उसका क्रम यही होता है। शुक्र जनन नलिका से रीट टेस्टिस में आता है और रीट टेस्टिस से शुक्रवाहिका में आता है, शुक्रवाहिका से अधिवृषण में आता है और अधिवृषण से शुक्रवाहिनी में आता है। इसीलिए प्रयास कीजिएगा कि ये नाम आपको इसी क्रम में याद रहें। दूसरा है सहायक ग्रंथियाँ। इन सहायक ग्रंथियों में आता है शुक्राशय, सेमिनल वेसाइकिल। इससे निकलने वाला तरल पदार्थ वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है और इसमें फ्रक्टोज, प्रोटीन तथा प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं। दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि। यह दूधिया क्षारीय पदार्थ का स्राव करता है जो मूत्र से उत्पन्न अम्लीयता को निष्प्रभावित करता है। यह शुक्राणुओं के जीवित रहने के लिए बेहद आवश्यक है कि मूत्र की अम्लीयता को समाप्त किया जाए। तीसरा है काउपर ग्रंथि। इससे निकलने वाला स्राव चिकनाहट को बनाए रखता है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को समझने के लिए पहले हम वृषण की संरचना को समझ लेते हैं कि ये होता कैसा है। मनुष्यों में एक जोड़ी वृषण शरीर के बाहर पाए जाते हैं। यह एक हो गया और ये इसका दूसरा। एक जोड़ी वृषण हो गया। ये एक जोड़ी वृषण शरीर के बाहर उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। ये वृषण कोश द्वारा ढके रहते हैं। इसे स्क्रोटम कहते हैं। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि स्तनधारी जीवों में वृषण शरीर के बाहर क्यों पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है कि शरीर का तापमान अधिक होने के कारण शरीर के अंदर उदर गुहा में स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन की प्रक्रिया नहीं हो सकती और वृषण के उदर गुहा के बाहर होने से वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2-3 डिग्री कम होता है, जिससे शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती और यह ठीक से संपन्न हो पाता है। तो शरीर के तापमान से वृषण के तापमान को कम रखने के लिए स्तनधारी जीवों में वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। यहाँ एक वृषण की संरचना दिखाई गई है। इसको मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए सिंप्लीफाई करके बनाया है ताकि आपको देखने और याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ एक वृषण, जैसा कि आपने पढ़ा कि एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, तो यहाँ मैंने एक वृषण का चित्र बनाया है और इसमें ये 4 वृषणीय पिंडक दिखाए हैं मैंने। यहाँ पर तो मैंने ये 4 वृषणीय पिंडक ये दिखा दिए, लेकिन वास्तव में इनकी संख्या 250 होती है। एक टेस्टिस के अंदर 250 वृषणीय पिंडक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। इन वृषणीय पिंडकों के अंदर शुक्रजनक नलिका ये दिखाई गई है। जो शुक्रजनक नलिका यह 1 से 3 तक होती है। इसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं।
बीच के खाली स्थानों पर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं इन्हें अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। ये अंतराली कोशिकाएं टेस्टोस्टेरॉन एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करती हैं। इन शुक्रजनक नलिकाओं में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी। इसकी संरचना देखने के लिए मान लीजिए कि यह एक ट्यूब है, एक नलिका है, और हम इसका सेक्शन काटते हैं तो हमें ये कैसा दिखाई देगा? ऐसा गोल सा रचना नज़र आएगा, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है। ये मात्र आपको समझने के लिए बना दिया है ऐसा। वास्तव में इसकी संरचनाएं इससे जटिल होती हैं। आप नाम याद रख सकें इसके लिए इसे सिंप्लीफाई किया है बस। इस शुक्रजनक नलिकाओं में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहला होता है शुक्रजनक कोशिका स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा होता है सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल्स जो होती हैं ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं और शुक्रजनक कोशिका शुक्राणुओं के निर्माण में भाग लेगी। तो इन नलिकाओं में शुक्राणुओं का विकास होना है, शुक्राणु बनने हैं, और शुक्राणु बनने के बाद यहाँ से शुक्राणु आगे बढ़ते हैं और शुक्रजनक नलिका जिस नलिका में पहुँचती है उसे रीट टेस्टिस कहते हैं। शुक्रजनक नलिका शुक्राणुओं को लेकर जिस नलिका में जाएगी उसे रीट टेस्टिस कहते हैं, और इस रीट टेस्टिस से आगे शुक्राणु जिस नलिका में पहुंचेंगे उसे शुक्रवाहिका वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। इस शुक्रवाहिका के आगे जो भाग होता है उसे अधिवृषण एपिडाइडेमिस कहते हैं। शुक्राणु यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ से आने के बाद इस एपिडाइडेमिस अधिवृषण में आने के बाद यहाँ से आगे शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस में जाते हैं और इस वास डिफरेंस से होते हुए यूरेथ्रा में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक टेस्टिस की सिंपल सी संरचना दिखाई गई है जिससे आप इस प्रक्रिया को समझ सकें कि शुक्राणुओं के बनने के बाद यह शुक्रजनन नलिका से रीट टेस्टिस में जाएगी और रीट टेस्टिस से शुक्रवाहिका में जाएगी, शुक्रवाहिका से अधिवृषण में जाएगी और अधिवृषण से होते हुए शुक्रवाहिनी में जाएगी और यहाँ से आगे यह मूत्र मार्ग में सम्मिलित